अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गेम सेट मैच। मैं हूं आपका मेज़बान अदील अज़हर और आपको मैं आज यहां पे अकेला नज़र आ रहा हूं, बल्कि अगर मैं आपसे सच बोलूं तो आइंदा चंद दिनों तक आप मुझे यहां अकेला ही पाएंगे। सवेरा अपनी सालाना तातीलात की वजह से प्रोग्राम में हमारे साथ नहीं होंगी और नहीं इस बार वो हमें ऑस्ट्रेलिया की तरह कहीं से ज्वाइन भी नहीं कर रही होंगी। सो मैं ही होऊंगा आपके साथ। हमारे स्पोर्ट्स का डिस्कशन होगा, ऑफ कोर्स मेनली क्रिकेट का भी डिस्कशन होगा। पाकिस्तान का क्रिकेट का सीज़न ज़ाहिर है अपने एक ब्रेक की जाने बढ़ा है, ओनली द इंटरनेशनल सीज़न, लेकिन फिर पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियां उरूज पर हो जाएंगी। लेकिन इस दौरान हम कोशिश करेंगे कि काफ़ी सारे जो बाकी स्पोर्ट्स जो कि हमारे प्रोग्राम की यूएसपी रही है कि हम क्रिकेट के अलावा और स्पोर्ट्स पे भी बात करते हैं, अपने उस डिस्कशन को हम रिज्यूम करेंगे आइंदा आने वाले चंद दिनों में। सो बहरहाल अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी आपको हम बताने वाले हैं कि दुनिया स्पोर्ट्स की अहम खबरें क्या हैं इन व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स एंड आज ओवर टू मी। चलें जी, लेट अस स्टार्ट। पहले बात करते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरे वनडे मैच के हवाले से। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 43वें ओवर में ऑल आउट करके 79 रन से ये मैच जीत लिया। पाकिस्तान की बैटिंग एक बार फिर से नाकाम हुई। कप्तान बाबर ने 79 रन्स बनाए, कोई और बल्लेबाज 30 का हिंसा भी अबूर ना कर सका। सो द सीरीज़ हैज़ नाउ मूव्ड ऑन टू द फिनाली और इस हवाले से हम बात करेंगे बिकॉज कल कराची की विकेट, अगर आपको याद हो हम अपने गुज़िश्ता एक या दो प्रोग्राम में ये बात कर रहे थे। इनफैक्ट अरशद खान हमारे साथ जब मौजूद थे उन्होंने भी कराची की इस विकेट पे काफ़ी हैरत का इज़हार किया था कि कराची की विकेट इतनी लो बाउंस, इतना टर्न नहीं लेती। आज ये हुआ क्या था और इसी टर्न और इसी बाउंस और इसी लैक ऑफ बाउंस और इसी स्लोनेस की वजह से ही पाकिस्तानी बल्लेबाज ज़्यादा रन्स नहीं बना सके। सो चलें जी, बात करते हैं आगे। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में ख़वातीन पर लगाई जाने वाली पाबंदियों का असर अब उनकी क्रिकेट सीरीज़ पर भी हो रहा है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अफ़गानिस्तान के साथ अपनी सीरीज़ को ख़त्म कर दिया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक तालिबान से ख़वातीन और लड़कियों की मुलाजमत और उनकी तालीम पर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं उसकी वजह से उन्होंने ये फ़ैसला किया है। सीरीज़ से दस्तबरदार होने के लिए ऑस्ट्रेलियन हुकूमत और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तवील मुशावरत हुई और फ़ैसला ये हुआ कि इस वक्त इनके लिए ये सीरीज़ खेलना मुमकिन नहीं है। इसका एक स्पिल ओवर इफ़ेक्ट हुआ है ऑस्ट्रेलिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान। ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया का जो ये फ़ैसला है इस पे काफ़ी ज़्यादा डिबेट होगी, इस पे काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू होगी। आगे चल के क्रिकेट के जो भी फोरम्स हैं जहाँ पे भी एनालिस्ट बैठे हुए होंगे, खिलाड़ी बैठे हुए होंगे, इस पे ज़रूर बात करेंगे कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जानिब से अफ़गानिस्तान या तालिबान हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन जो भी कर रही है इसकी सज़ा उनकी क्रिकेट टीम को क्यों दी जा रही है। इसका पहला स्पिल ओवर इफेक्ट जो है वो सामने आ गया है। अफ़गान क्रिकेटर नवीन उल हक ने बिग बैश लीग छोड़ दी है। नवीन उल हक ने कहा है कि अब ये कहने का वक्त आ गया है कि बिग बैश लीग में हिस्सा नहीं लूँगा जब तक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने बचकाना फ़ैसले, ही एक्चुअली यूज़ द वर्ड चाइल्डिश का उन्होंने यूज़ किया अपने ट्वीट में। उन्होंने कहा अपने ये फ़ैसले ख़त्म नहीं करता, मैं BBL में शिरकत नहीं करूँगा। चलें जी, कुछ बात करते हैं फुटबॉल के हवाले से और फुटबॉल में पाकिस्तान के लिए है ये एक अच्छी खबर और ये अच्छी खबर पाकिस्तान की ख़वातीन फुटबॉल टीम जो है आइए, अगर आपको याद हो हम अपने प्रोग्राम में जिक्र करते जा रहे थे, हमने आपको बताया भी था जब पाकिस्तान की टीम रवाना हुई थी। सऊदी अरब में ख़वातीन का एक 4 मुल्की फ़ुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब मेज़बान, कोमोरोस और मॉरिशस की टीमें शामिल हैं। पाकिस्तान ने ज़बरदस्त आगाज़ किया इस टूर्नामेंट का और कोमोरोस आइलैंड की टीम को पाकिस्तान ने 1-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तान की जानिब से जो फैसला कुन गोल और वाहिद गोल इस मैच का था, अनमोल हिरा ने आखिरी मिनट में स्कोर किया। पाकिस्तान अपना अगला मैच 15 जनवरी को मॉरिशस की टीम के ख़िलाफ़ खेलेगा। पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की जब से वापसी हुई है हमारी ख़वातीन टीम ये दूसरा टूर्नामेंट खेल रही है। इससे पहले साउथ एशियन फ़ुटबॉल टूर्नामेंट में भी इन्होंने कामयाबी हासिल की थी अगेंस्ट मालदीव्स और यहाँ पर इन्होंने कोमोरोस आइलैंड की टीम को शिकस्त दी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गुड लक टू देम। और इस अच्छी खबर के बाद एक थोड़ी सी डिप्रेसिंग खबर, और ये डिप्रेसिंग खबर आपको पता है आजकल हॉकी से काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं बिकॉज हॉकी के जो सही मानों में जेन्युइन चाहने वाले हैं
उनको इस बात का ज़ाहिर अफसोस भी होगा कि एक और हॉकी वर्ल्ड कप खेला जा रहा है जिसमें पाकिस्तान शिरकत नहीं कर पाएगा। FIH हॉकी वर्ल्ड कप कल से भारत के शहर, बेसिकली भारत की रियासत है उड़ीसा, उसके 2 शहरों में जिसमें भुवनेश्वर शामिल है और रोरकिला शामिल है, वहाँ पे इस टूर्नामेंट का आगाज़ हो रहा है। 4 बार की वर्ल्ड चैम्पियन और 2 बार की रनर अप पाकिस्तान टीम इस बार भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम हुई। आप जानते हैं एशिया कप जो खेला गया था जिसके थ्रू पाकिस्तान को क्वालिफाई करना था, उसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से वी मिस द चांस टू क्वालिफाई फॉर दैट टूर्नामेंट। टोटल 16 टीमें दुनिया भर की इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही हैं और आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूँ कि इन 16 टीमों को 4 ग्रुप्स में, 4 पूल्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। पूल ए में शामिल है ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, फ्रांस और साउथ अफ्रीका। पूल बी में बेल्जियम, जर्मनी, कोरिया और जापान। एशिया की 2 टीमें, अगर हम होते तो शायद इसी ग्रुप में होते। पूल सी में नेदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, मलेशिया एंड और चिली की टीमें। और पूल डी में इंडिया, मेज़बान, स्पेन, इंग्लैंड और वेल्स की टीमें शामिल हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की हॉकी हैज़ टच्ड रॉक बॉटम। हमें हर थोड़े अरसे बाद उम्मीद भी जागती है कि ऐसा होगा कि हमारी हॉकी में कोई इम्प्रूवमेंट आए, लेकिन हर थोड़े दिनों बाद जो है वो हमें कोई ना कोई बुरी न्यूज़ मिलती ही रहती है। बहरहाल चलें जी, अभी हम व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स को जो है वो फ़िलहाल यहाँ पर ख़त्म करते हैं और बात करते हैं कुछ क्रिकेट के डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। एज आई सेड, पाकिस्तान का जो क्रिकेट सीज़न है, जो इंटरनेशनल सीज़न है, उसका कल एक ब्रेक पे जाने से पहले आखिरी दिन है, बिकॉज पाकिस्तान न्यूजीलैंड एक दूसरे के खिलाफ फैसला कुन वनडे इंटरनेशनल मैच में सामने आने वाले हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो इस वक्त एक धमा चौकड़ी सी मची हुई है और एक तलातुम सा चल रहा है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और हमारे प्रोग्राम में बड़ा फ्रीक्वेंटली आती है, बड़ा मज़ा आता है उनसे बात करके, बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहता है, बड़ी फ्रीक्वेंसी भी मैच होती है। लीना अजीज़ अस्सलाम एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम लीना एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। Assalamualaikum Adil, hope you guys are well and thank you very much for saying कि आपको enjoy करते हैं मेरे साथ discussion करके। बट गाइस आज नहीं है, आज सिर्फ गाय बैठा हुआ है बिकॉज सवेरा इज ऑन लीव, शी इज ऑन वेकेशन, सो होपफुली हो सकता है वो हमें सुन ले बाद में, लेकिन बहरहाल तो आपको आज मुझ पे इक्तफा करना पड़ेगा सिर्फ, ठीक है जी। नहीं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, कोई एतराज नहीं है। चले जी, लेट्स ब्रिंग इट ऑन देन। लीना, देखें, मैं इसलिए पता नहीं आपसे भी डिस्कशन हुआ था और हमारे शो में मैं यही बोलता रहता हूँ कि भाई ये जिस दिन इन्होंने बॉलर फ्रेंडली विकेटें बना ली उसके सबसे पहले शिकार हम खुद हो जाएंगे। दूसरा वनडे में कुछ ऐसे ही हुआ, केन विलियमसन मेरे ख्याल से हमसे बेहतर विकेट रीड करके गए, एडिशनल स्पिनर भी उन्होंने खिलाया, टॉस जीत के उन्होंने हैरान भी किया कि हमें कि ये आखिर पहले बैटिंग क्यों कर रहे हैं, लेकिन पहले बैटिंग भी की, एक रीजनेबल स्कोर जो बाद में हमें अंदाज़ा हुआ, इट्स रीजनेबल स्कोर दैट दे पुट अप इवेंचुअली, उनका अपना बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन था उसमें। और फिर उसके बाद जिस तरह जकड़ लिया पाकिस्तानी बल्लेबाजों को, तो क्या फिर वही कहानी कि जी वो स्पिनर को स्लो ट्रैक में हम स्ट्रगल करते नज़र आए? ये तो हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी लीना, इस तरह की विकेटों पे रन स्कोर करना और जीतना। तो डिसअपॉइंटमेंट हुई कल की शिकस्त से पाकिस्तान की? यकीनन डिसअपॉइंटमेंट तो जब भी पाकिस्तान हारेगा तो होगी, और उसके बाद मेरे आपके जैसे जो लोग हैं हम एनालिसिस भी करेंगे, उसको थ्रेड बेयर एनालिसिस जिसको कहते हैं ना, वो भी करेंगे। सबसे पहले आपने बात की विकेट रीड करने की, तो विकेट रीड करना मैं हमेशा कमेंट्री में भी कहती हूँ कि विकेट रीड करना बहुत मुश्किल काम है और बहुत ही कम लोग होते हैं जो विकेट रीड करते हैं। लेकिन जो आपने फैसले की बात की वो बहुत अच्छा था, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि अगर वो पहले बैट कर लेंगे, 50 ओवर खेल लेंगे, तो सेकंड टाइम जब उनके स्पिनर्स, और उन्होंने एक स्पिनर भी ज्यादा खिलाया, स्टोडी को वापस लेके आए, तो सेकंड टाइम जब उनके स्पिनर्स यूज्ड विकेट पे जिसपे 50 ओवर हो चुके होंगे, वेयर एंड टेयर भी होगी, जब वहां वो 3-3, 4-4 स्पिनर्स बॉल करेंगे तो उनको यकीनन फायदा ज्यादा होगा और बॉल ज्यादा ग्रिप स्पिन करेगी, बाउंस भी वेरिएबल होगा, और वैसा ही हुआ। और एक मौके पे जहां लग रहा था कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने खैर जबरदस्त बॉलिंग की, एक मौके पे लग रहा था 330-40 स्कोर बनेगा न्यूजीलैंड का, लेकिन बड़ी अच्छी वापसी की पाकिस्तानी स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स सबने अच्छी बॉलिंग की और उनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया 260 पे, जो कि एक वेरी गेटेबल स्कोर था। लेकिन फिर वही पुरानी कहानी कि हम स्लो हो जाते हैं, विकेटें गिर जाती है, पैनिक हो जाते हैं, फिर बहुत बड़ा रिक्वायर्ड रन रेट का पहाड़ अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं, वो हमसे फिर होता नहीं है। तो सिमिलर इसमें मेरे ख्याल में विकेट का कोई खास कसूर नहीं था, ये माइंडसेट का कसूर था
गलत प्लानिंग का कसूर था। आप जब पिक करते हैं तैयब ताहिर को डोमेस्टिक से, जिसने 650 रन बनाए होते अभी अभी पाकिस्तान कप में, और आप 150 रन वाले हारिस सोहेल को खिला लेंगे। बेशक हारिस सोहेल बड़े जबरदस्त बैट्समैन है, बड़े अच्छे नंबर्स हैं उनके वनडे में, लेकिन करंट फॉर्म तो नहीं है ना, तो आप उनको पिक करते हैं तो भाई ऐसे आपको ऐसे नुकसान हो सकते हैं। और वहीं पर आप दूसरी, आपको मैं एक इंस्टेंस बताऊं, जहां पे उसामा मीर को पिक किया इन फॉर्म बॉलर को फ्रॉम पाकिस्तान का, वहां फायदा हुआ। तो ये जो ब्रेवरी है ना, वो कप्तान को, मैनेजमेंट को दिखानी पड़ती है टू पिक द राइट प्लेयर। राइट। और जरूरी नहीं है कि आप विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज ना करें, कंडीशन देख के चेंज भी हो सकता है। बिल्कुल, आई थिंक हमारा जो डिफेंसिव माइंडसेट है, और जाहिर है खैर बाबर की कप्तानी पे थोड़ी देर में वहाँ के हम बात करेंगे, लेकिन खैर वी कांट जस्ट ब्लेम बाबर फॉर दैट। एक पूरा टीम का थिंक टैंक बैठता है और उसका एक सर्टन प्रिडिक्टेबल बिहेवियर है। जैसे कि लीना ने बड़ा अच्छा पॉइंट किया जी, उसामा मीर पाकिस्तान कप के टॉप बॉलर थे, उनको खिलाया जा रहा है, और तैयब जो थे, तैयब ताहिर, वो पाकिस्तान कप के टॉप रन गेटर थे। अच्छा, मज़ेदार बात यह आती है कि हमारा जो उससे पहले टेस्ट सीरीज से पहले कायदे आजम ट्रॉफी हुआ था, उसके दोनों टॉप जो प्लेयर थे, जिसमें सऊद शकील हुए और नंबर 2 पे थे वो, माफ़ कीजिएगा, हुरैरा वाज ऑफ कोर्स नंबर 1, लेकिन जो टीम प्लेइंग थे आपके स्क्वाड में, जो टॉप रन गेटर फ्रॉम कायदे आजम ट्रॉफी, सऊद को आपने खिलाया और टॉप बॉलर अबरार को खिलाया, और इमीडिएटली आपको इसके इम्पैक्ट जो है वो नज़र आया था। सो हम क्यों डिफेंसिव होकर तैयब को नहीं खिला रहे? दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड जो मुझे ज़्यादा कल की शिकस्त का अफसोस है लीना, वो ये कि हमारे 2 खिलाड़ी जिन पे हम सबसे ज़्यादा तकिया करते हैं, जिसमें बाबर और रिजवान, ज़ाहिर है हमारे लिमिटेड ओवर्स की बैकबोन है। ओके, मैं उसमें शादाब को भी शामिल करता हूँ, और स्पिन के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो अवेलेबल नहीं है। मैं इनकी पार्टनरशिप देख रहा था, 99 गेंदों में 55 रन बनाए हैं इस पार्टनरशिप ने। पाकिस्तान ने कुल मिला के 152 डॉट बॉलें खेली हैं लीना। दिस इज़ क्रिमिनल। आई मीन, कैसी भी विकेट हो, कुछ भी हो, लेकिन पूरा मतलब ना, आधे आपने ओवर्स डॉट बॉल खेल लिए, ये तो फिर बड़ा स्कूल बॉय स्टफ बन जाता है। अब इस पर क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आप बताइए। एब्सोल्युटली, देखिए 150 डॉट बॉल्स, जैसे आपने कहा क्रिमिनल, इससे कोई और भी शदीद लफ्ज हो सकता है तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रबिश कह सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं अब फिर वापस पाकिस्तान कप पे जाऊंगी, वहां पर हारिस खेल रहे थे और उनसे मेरी ऐसी हेलो हाय हुई, कुछ मैं कमेंट्री करी थी, तो उनको पूरा यकीन था कि वो न्यूजीलैंड के लिए सिलेक्ट होंगे। अब वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो आपको एक क्विक इनिंग्स खेल के दे सकते हैं। आपकी डॉट बॉल जो आपने खेली, जो क्रिमिनल एक्टिविटी रबिश हुआ, उसको वो आपके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वो कंपनसेट कर सकते हैं। वो 15 बॉले में आके आपके लिए 40 रन बना सकते हैं। तो ऐसे आपके पास कोई प्लेयर नहीं थे, सारे वन डायमेंशनल प्लेयर थे, एक ही तरह के प्लेयर। आपके पास कोई क्योंकि शादाब नहीं था, तो आपके पास एक पावर हिटर टाइप कोई बंदा नहीं था। नवाज को आपने सही यूज नहीं किया, जैसे आपने वर्ल्ड कप में उनको 1-2 दफा यूज किया अप दी ऑर्डर एज अ पिंच हिटर, तो वहां यूज कर लेते तो शायद हो सकता है कि रन रेट वो एट पार आ जाता। लेकिन जिस तरह की कल विकेट थी, जिसमें बॉल इतना घूम रहा था, मुश्किलात हो रही थी, क्या बेहतरीन बॉलिंग नवाज ने की, और फिर न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने भी, जिस तरह सेंटनर की एक बॉल स्पिन की, और बहुत सी और बॉलें भी स्पिन की, तो उस तरह की विकेट पे आपको एक हारिस जैसा प्लेयर चाहिए होता है, जो कि आपकी जो एक आप दो प्लेयर अगर शिप को स्टेडी कर रहे हैं, तो फिर एक ऐसा प्लेयर हो जो कि 2-4 ऐसी शॉटें लगाए कि प्रेशर रिलीज हो जाए। तो ऐसा कोई प्लेयर नहीं था, जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। नवाज को हमने ऐसे हम यूज कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। तो ये रोल डेफिनेशन की भी बड़ी बात होती है अदील, कि आपने किस प्लेयर को कैसे यूज करना है और उसका रोल क्या डिफाइन किया है। तो रोल डेफिनेशन की भी वीकनेसेस हैं यहाँ, और सिलेक्शन की तो है ही है। जैसे मैंने कहा कि हारिस को जरूर होना चाहिए था, मोहम्मद हारिस को, चाहे आप उससे कीपिंग ना कराते, लेकिन उसको आप खिलाते एज अ बैट्समैन। अब लीना, ज़ाहिर है मैं ज़रा थोड़ा सा आगे वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से तो बात करूंगा, लेकिन एक और कल बाबर आजम, ज़ाहिर है आई थिंक इट वाज अ बिट टू लेट कि बाबर जो है वो चार्ज करके आपको मैच जिता देते, लेकिन बहरहाल उनकी जो स्टंपिंग का डिसीजन था वेरी सिमिलर, इनफैक्ट काफ़ी हद तक तो कॉपी लग रहा था जो सरफराज का एक बड़ा क्रिटिकल स्टंपिंग का जो है वो डिसीजन दिया गया था टेस्ट सीरीज़ में भी। व्हाट इज़ योर टेक? बिकॉज देयर वाज इनफ डाउट, डोंट यू थिंक? कि मैं देख रहा था ट्विटर पे 1-2 लोग कह रहे थे ये एक्सेप्शनल डिसीजन, एक्सेलेंट डिसीजन, आसिफ याकूब छा गए, लाइक क्या जीनियस डिसीजन आया। लेकिन जहाँ पे इतना डाउट क्रिएट हो जाए, डोंट यू थिंक द बेनिफिट इन बोथ दीज केसेस शुड हैव गॉन टू द बैट्समैन? व्हाट इज योर टेक? या Absolutely. I mean, I agree with you, but once again, I would say that the ICC should give a clear
काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू द एम्पायर्स के जहां इतना डाउट हो तो प्लीज गो विद द बैट्समैन बिकॉज द डाउट बिलोंग्स टू द बैट्समैन. बेनिफिट ऑफ डाउट मस्ट गो टू द बैट्समैन. तो ये क्लैरिटी जो भी इनकी कोई कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, उसमें ये क्लैरिटी देने की जरूरत है एम्पायर्स को कि इतना क्लोज डिसीजन हो जिसमें यानी कि मतलब है कि इट इज सो क्लोज दैट विस्कर का डिफरेंस भी नहीं था. तो वो जो एक जैसे जब बॉल स्टंप्स को कभी मिस करती है तो कहते हैं कि कोट ऑफ वार्निश होती तो बोल्ड हो जाता. तो कोट ऑफ वार्निश जितना भी जब डिफरेंस ना हो तो यकीनी तौर पे वो डिसीजन बैट्समैन के हक पे जाना चाहिए. पर यहाँ पर आईसीसी को एक पॉजिटिव रोल करना चाहिए, वर्कशॉप करानी चाहिए जिसमें इस तरह के मामलात एम्पायर्स के साथ डिस्कस होना चाहिए. दूसरा मुझे ऐसा भी लगता है कि पाकिस्तानी एम्पायर्स जो है ना होलियर देन द पोप बन जाते हैं, खासकर जब कोई गोरी टीम आई ना. तो जैसे अलीम डार ने वो दे दिया सॉफ्ट सिग्नल सऊद शकील के खिलाफ इंग्लैंड में के सीरीज में, तो वहां से पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीत सकता था. जब आप एज एन एम्पायर सॉफ्ट सिग्नल दे देते हैं तो बेशक अब सॉफ्ट सिग्नल की अहमियत कम हो गई है, मुझे पता है ये बात. तो आपकी पीयर प्रेशर आप डाल देते हैं अपने एम्पायर पे कि भाई वो मेरे कॉलीग ने तो सॉफ्ट सिग्नल दे दिया तो जी अब तो मुझे आउट देना पड़ेगा. तो इस तरह की बातें इन पे डिस्कशन होनी चाहिए, आईसीसी को करनी चाहिए. तो ये होलियर देन द पोप वाली एटीट्यूड पाकिस्तानी एम्पायर्स को भी नहीं करनी चाहिए. और इसके अलावा वैसे अलीम डार का आपने नाम लिया, जनरली हम देखते हैं कि आई नो हमारे यहाँ इस तरह के हायर मॉरल ग्राउंड पे ज़रा कम लोग ही ऑपरेट करते हैं. हम देखते हैं अक्सर गोरी टीमों में हीली वगैरह थे, उन कैचेस छूटना शुरू हुए, उन्होंने कहा जी गिलक्रिस्ट अपने पीक पे आके उन्होंने छोड़ दिया. जस्ट फेल्ट दैट मे बी हिज रिफ्लेक्सेस आर नॉट गुड इनफ परहैप्स. अंपायर भी जब गलत डिसीजन देने लगे बिकॉज अलीम डार इज मिसिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स नाउ. आई मीन हमें बड़ी मोहब्बत है अलीम डार से, बड़े अच्छे आदमी हैं और बड़े डाउन टू अर्थ और बड़े नफीस शख्सियत हैं, लेकिन उनका जो मेन काम है वो थर्ड अंपायर से उनके डिसीजन रिवर्स कराना नहीं बल्कि उनको ऑन फील्ड सही कॉल लेना है. सो यू रियली थिंक दैट अंपायर्स के भी एक एक्सपायरी डेट होनी चाहिए वैसे एटलीस्ट ऑन द फील्ड? Absolutely. I mean, he, like you said, he's a great guy and he's being a बहुत ही जबरदस्त एम्पायर रह चुके हैं. इतनी सर्विस दी है उन्होंने गेम को, टॉप एम्पायर रह चुके हैं. लेकिन जैसे आपने कहा कि हर चीज की एक शेल्फ लाइफ होती है. जब शेल्फ लाइफ आपकी कम हो जाए या तो आपको चाहिए कि आप किनारा कशी इख्तियार कर लें. तो अलीम डार तो अब से नहीं, मैंने तो उनको कई फॉरेन सीरीज में भी देखा है पिछले 3-4 साल में जब वो एज अ न्यूट्रल एम्पायर सर्व कर रहे होते हैं कि कई दफा उनके डिसीजंस रिवर्स होते हैं और बहुत ही डायबॉलिकल डिसीजंस कई दफा उन्होंने लिए हैं. तो डेफिनेटली इट इज टाइम टू रिव्यू हिम एंड वंस अगेन आई विल कम बैक टू द आईसीसी के आईसीसी को देखना चाहिए कि कौन सा एम्पायर जो है उसको अब जरूरत है या तो कुछ रेस्ट की है या जो भी है या रिटायरमेंट की है या बातचीत की है, जो भी है. तो आई थिंक अलीम डार इज डेफिनेटली ऑन द वर्ज ऑफ सच अ डिसीजन and I think he's not the same umpire that he used to be 5 years ago. Absolutely, इसमें खैर कोई शक नहीं है. and as he said कि भाई हमारी कोई उनके खिलाफ कोई वो नहीं है. अलीम डार पाकिस्तान के बहुत ज़बरदस्त रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं. लीना आपको याद होगा ऑस्ट्रेलियंस ने तो एक ज़माने में शेन वॉर्न जैसा प्लेयर ये बोला करता था कि अलीम डार उन्हें बड़ा वो बल्कि मांगा करते थे आईसीसी के हमारे टेस्ट मैचेस एशेस वगैरह के लिए अलीम डार को जो है वो अपॉइंट किया जाए. उनकी इतनी ज़बरदस्त क्रेडिबिलिटी हुआ करती थी. बहरहाल लीना, अब ज़रा बात करते हैं कुछ इस साल के हवाले से. 2023 50 ओवर के वर्ल्ड कप का साल है. वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग हम शायद T20 देखने के इतने आदी हो गए हैं कि ज़रा ओडीआई क्रिकेट बड़ी मुश्किल से हमें जो है ना वो हज़म. आपने तो खैर चले पाकिस्तान कप में कमेंट्री की है तो आप तो ज़रा सा क्या कहती हैं आपकी तो नेट प्रैक्टिस हो चुकी होगी 50 ओवर की क्रिकेट देखना, लेकिन लोगों के लिए ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था. इवन माई ओन किड वाज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट कि अच्छा ये 8 घंटे चलेगा मैच. जो छोटा बेटा है ज़ाहिर है वो मैच देखने जाने का बोल रहा था. मैंने कहा बेटा 8 घंटे स्टेडियम में बैठ के तो वो खैर एनीवे जो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट दिस इज द बिग ईयर. ऑफ कोर्स जो भी हो जाए लेकिन फ्लैगशिप इवेंट आईसीसी का 50 ओवर का वर्ल्ड कप ही रहेगा और जब ये इंडिया में हो रहा है तो फिर ज़ाहिर है इसकी इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो और बढ़ जाती है. हमने पहली टीम अपनी इस साल की अनाउंस कर दी है. वी विल नॉट बी प्लेइंग अ लॉट ऑफ ओडीआई मैचेस. मैं एशिया कप का तो अभी मैं शामिल नहीं कर रहा उसमें कि एक अनसर्टनिटी का एलिमेंट है उसके अराउंड. डू यू रियली थिंक जो पहली टीम अनाउंस की है शाहिद खान आफरीदी ने और पाकिस्तान के इस इंपॉर्टेंट ईयर की जो पहली टीम अनाउंस हुई है इसमें कहीं से ये आपको अंदाज़ा हो रहा है कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं? डू यू रियली थिंक कि ये वही प्लेयर हैं जिसमें से
10-9 प्लेयर वही होंगे जो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप, या इसमें अगर शादाब और शाहीन आ जाएंगे तो दिस इज़ द बेस्ट टीम दैट वी हैव फॉर द वर्ल्ड कप? व्हाट इज़ योर टेक अलीना इस पे? देखिए, हाँ, शादाब, शाहीन, हारिस, मोहम्मद हारिस जी। कुल, और आप देख सकते हैं कि अभी आप अगर आप कोई स्पिनर, क्योंकि इंडिया में बॉल बहुत ज़ाहिर है स्पिन करेगी, ट्रैक्स ऐसे ही होंगे जैसे कल कराची में था। तो स्पिनर्स आपने कौन से खिलाने, और कौन से ऐसे स्पिनर्स हैं जो आपके लिए रन भी रोकते हैं, विकेटें भी लेते हैं? शादाब हो गए, अब आपने देखे उसामा मीर भी बड़े ज़बरदस्त हैं, इस तरह नवाज आपके पास हैं। तो आपके पास कम से कम 4 स्पिनर्स होने चाहिए जो कि आपके लिए रेडी हो, और इसी तरह आपके पास 4 फास्ट बॉलर्स भी होने चाहिए जो आपके लिए फिट हो, बिकॉज बड़ा सा टूर्नामेंट होता है, पूरा महीना तकरीबन होता है, कोई गारंटी नहीं होती फास्ट बॉलर की। हमने देखा एक ही मैच में 2-2 फास्ट बॉलर्स भी अनफिट हो जाते हैं। तो 4 या 5 फिट बॉलर्स होने चाहिए जिनके अंडर देयर बेल्ट्स कुछ मैचेस भी होने चाहिए। इसी तरह बैट्समैन की क्या प्रिपरेशन है, ओपन किसने करना है, उसके बाद मिडिल ऑर्डर क्या है, फिर आपका एक अटैकिंग बैट्समैन या 2 अटैकिंग बैट्समैन का। जब शादाब आ जाते हैं, नवाज भी होते हैं, और फिर अगर आप हारिस को भी खिलाएं तो हमारी वो अटैकिंग जो एक है प्रॉब्लम, वो काफी हद तक एड्रेस हो जाती है कि हमारे पास 3-3 अटैकिंग बैट्समैन हो जाते हैं। मिडिल ऑर्डर में किसने कहाँ खेलना है, अब बहुत सी बहस होती है कि वेदर 4 नंबर बैट्समैन है रिजवान या नहीं, फिर लेकिन 4 नहीं है तो कहाँ खिलाएं? ये 4 या 5, 2 ही तो नंबर है हमारे पास। तो वो ये भी सारी चीजें आपके पास एक सारा जो वर्ल्ड कप जाने से पहले आपकी 90% प्रॉब्लम्स एड्रेस हुई भी होनी चाहिए। सारे जो अच्छी टीम्स हैं उनकी एड्रेस हुई हुई होंगी ये सारी प्रॉब्लम। सो दिस इज नॉट सर्टेनली नॉट अ टीम व्हिच इज कंप्लीट फॉर मी। इट स्टिल हैज टू बी ट्वीक्ड क्वाइट अ बिट। लेकिन लीना, अगर वर्ल्ड कप में जाने से पहले 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो फिर तो पाकिस्तान की टीम नहीं हुई ना ये, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी नहीं हुआ। हमें तो जिस अंदाज से हम खेलते हैं वो यही है ना कि बस खुदा ना खास्ता वर्ल्ड कप से एक हफ्ता पहले एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है और फिर हम किताबें खोल के देखते हैं किसको निकाल के लाएं, क्या लाएं। सरप्राइज एंट्री, कोई ना कोई पैराशूट करके एक प्लेयर अक्सर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में पाकिस्तान के आ जाता है। आई मीन दिस इज़ द टिपिकल पाकिस्तानी थिंग। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि कम से कम मैं इस टीम में देखता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप मोहम्मद हारिस का जिक्र कर रहे हैं बिकॉज ये वो एक ऐसा लड़का है जिस पर हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। एक फिनिशर है सही मानों में, बिकॉज इस टीम में इस वक्त कोई फिनिशर, कम से कम ये जो टीम खेल रही है इसमें कोई फिनिशर नहीं है। सब एक ही तरह की क्रिकेट खेलने वाले यहाँ पे प्लेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं। सो आई थिंक ये सीरीज़ एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी इस तरह किसी खिलाड़ी को ट्राई आउट करना। हम अपने शर्जील खान ऑफ कोर्स वो भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में नज़र आ रहे हैं। आज़म हैज़ प्लेड एन अमेजिंग नॉक। ये वो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं जो कि शायद हमारी इस स्क्वाड में इस वक्त मिसिंग है। और देखिए, इनके अलावा आपने ये नाम लिए, इनके अलावा कामरान गुलाम भी हैं, तैयब तहाई का हमने दोनों का जिक्र किया। कामरान गुलाम बड़े अच्छे प्लेयर हैं मिडिल ऑर्डर में, बड़ा इम्पैक्ट भी डालते हैं, बड़ी हिटिंग पावर भी है उनके पास, लंबे लंबे छक्के मारते हैं। तो कम से कम उनके यहाँ पर अगर उनको बजाय हारिस सुहेल को ट्राई करने के उन दोनों को चांस दे दिया जाता, या उनमें से एक को किसी को चांस दे दिया था, तो हमारे इट वुड हैव सर्व्ड अस मच बेटर। हारिस सुहेल, वैसे यू रियली थिंक कि वर्ल्ड कप में जाते हुए नज़र आते हैं आपको, पाकिस्तान के प्लान्स का हिस्सा हो सकते हैं हारिस अलीना? देखिए, उनके कैलिबर में तो कोई शक नहीं है, उनकी शॉट किंग में कोई शक नहीं है। जहां शक है वो दूसरे मसाइल हैं, उनकी फिटनेस पे है, टेम्परामेंट पे है, अंडर प्रेशर खेलने पे शक है। सो आई डोंट सी हिम पर्सनली, इफ आई वर अ सिलेक्टर आई वुडंट पिक हिम। यू वुडंट पिक हिम, ऑलराइट, चलें, दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। यू वुड नॉट, या जी बिल्कुल, और बिल्कुल आप सही कह रही हैं, या और फिर वही बात आती है कि मैं बीच में मैंने ट्वीट भी किया था इस हवाले से लीना, और मुझे काफ़ी जैसे कहना चाहिए, असल में एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यार। और ये जो जब से ये जो खैर ये हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट कवरेज की मैं बात करूँगा, जर्नलिज्म की बात करूँगा, दिस कराची वर्सेस लाहौर थिंग, और मैंने हारिस सुहेल की सिलेक्शन पे मैंने भी हैरानी का इज़हार किया था। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज सरप्राइज कि लाला ने ये कहाँ से हारिस सुहेल ऑल आउट ऑफ नोवेयर। चलो भाई, बंदा परफॉर्म कर दे तो एक अलग बात है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि यार आपको मिडिल ऑर्डर में अगर कोई प्लेयर चाहिए तो, और अगर ये जो दावा किया जाता है कि जी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस है लड़के को लेकर आ रहे हैं, तो उमर अमीन इसी स्लॉट पे, इसी पोजीशन पे फिट होने वाला प्लेयर है जिसने कहीं बेहतर पाकिस्तान कप खेला और बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई। सो अगर मेरिट ही इसकी थी या डोमेस्टिक परफॉर्मेंस ही इसका मेयार या बेंचमार्क कसौटी थी, तो फिर उसके मुताबिक उमर अमीन की जगह बन सकती थी। तो मुझे ये काफ़ी सारे लोगों ने आके, जी प्लीज़,
अगर ये लेफ्ट हैंडर की इशू था कि लेफ्ट हैंडर ही लाना था तो फिर उमर अमीन बिल्कुल, सऊद शकील भी फिट हो सकते हैं। आई मीन वो भी अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं। ठीक है, टेस्ट मैचेस उन्होंने बड़ी कम स्ट्राइक रेट से खेले, लेकिन आई थिंक वो पीछे से उनको ऑर्डर्स थे, कुदरत का निज़ाम चल रहा था। तो अब वो ये है कि अगर वो चाहें तो उनकी भी अच्छी खासी 82 मेरे ख्याल में लिस्ट ए में उनकी है स्ट्राइक रेट वनडेयर्स में, तो ही कैन आल्सो फिट इन अगर बात सिर्फ लेफ्ट हैंडर की है। अगर लेफ्ट हैंडर की बात नहीं है तो फिर तो बड़े लड़के हैं। अब काफ़ी लड़के हैं, बिल्कुल इसमें शक नहीं है, लेकिन बहरहाल जी कुछ खुशकिस्मत खिलाड़ी होते हैं। और देखिए हारिस भी उन्हीं प्लेयर्स में से हैं जिनके बारे में आप ये कहते हैं कि बड़े अनफुलफिल्ड करियर जिन लोगों के रहे, लाइक दे कुड कंट्रीब्यूट सो मच, बट जैसे कि आपने बताया कि फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और दोनों ही हारिस के केस में मिसिंग थी। आई मीन आई रियली कांट फॉरगेट 2019 वर्ल्ड कप में हारिस आई थिंक अपनी इंटरनेशनल पीक पे और प्राइम पे मौजूद थे और वहाँ से had he carried on things would have been very different for him. So बहरहाल जी just a recap, कल तीसरा ODI फाइनल खेला जाएगा between पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड नेशनल स्टेडियम कराची में। और ये याद रहे जी कि कराची के लोग द क्राउड हैज़ बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग, इसमें कोई शक नहीं है, इस पे बात की जा सकती है। लेकिन कल आखिरी मैच है फिलहाल, उसके बाद PSL मे बी लीना कराचीइट्स आर सेविंग मनी फॉर द PSL मैचेस, एक मुझे सिर्फ यही वजह समझ में आ रही है। नहीं, हाँ यू आर राइट। आई मीन इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग कि आप इतने बड़े शहर में और टीम भी कोई छोटी मोटी नहीं आई, भी अच्छी टीम है न्यूजीलैंड, बड़े अच्छे मैचेस हो रहे हैं, क्लोज मैचेस हो रहे हैं, और पिच भी जो वनडेयर की मजेदार पिच है, टर्न वन नजर आ रहा है, इतनी भी फ्लैट पिच नहीं है, तो जरूर उनको आना चाहिए था इन बिग नंबर्स। बट इसमें ज़ाहिर है एक काफ़ी लीना कलम थोड़ा सा मैंने और सवेरा ने मुख्तसरन इस पर डिस्कशन भी किया था कि लोगों की जो मुश्किलात हैं, नेशनल स्टेडियम कराची की अपनी कुछ पेक्यूलियर इश्यूज़ हैं जो कि ऑनेस्टली स्पीकिंग जब से पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है, ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा मैचेस कराची ने होस्ट किए हैं, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़रा सा भी इंटरेस्टेड है लोगों के इन मसाइल को और इशूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। और तवातुर के साथ जो 3 मैनेजमेंट्स आ चुकी हैं जिनके अंडर कराची में ये मैचेस हुए हैं, यानी टिकटिंग का इशू अगर आप देख लें तो वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। कहाँ फिजिकल टिकट लाना है, कहाँ मोबाइल टिकट पे आना है, कहाँ प्रिंट आउट लेकर आना है, पार्किंग्स कहाँ होनी है, क्या होना है, ये भी एक बड़ा लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। बहरहाल लेट्स जस्ट होप कि अब एक नई मैनेजमेंट आ गई है, बल्कि एक पुरानी मैनेजमेंट एक बार फिर से आई है, सो दे विल बी मोर यूज़र फ्रेंडली इन दीज थिंग। लीना, पाकिस्तान की फील्डिंग हमेशा से इराटिक रही है और सबसे ज़्यादा परेशानी की बात तब होती है जब विकेट कीपर से जो है वो कैचेस छूटने लगे। हमने सरफराज को भी देखा विद ऑल हिज द गुड वर्क दैट ही डिड विद द बैट, सरफराज बहुत ऑफ कलर नज़र आए विद द ग्लव्स, और कल रिजवान की कारकर्दगी भी इतनी अच्छी नहीं थी। ओवरऑल फील्डिंग के मेयार और ये कैचिंग कैसे देखती हैं इसको आप? हाँ, I was very surprised because रिजवान is a very very safe keeper। वो जो डाउन द लेग साइड उन्होंने कैच छोड़ा आसान नहीं था, बट बाय रिजवान स्टैंडर्ड्स इट शुड हैव बीन टेकन। बट देखिए, एक मैच आप दे सकते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट कि एक मैच उसका अच्छा नहीं गया, बट इफ टुमारो ही कम्स बैक एंड हिज कीपिंग इज जस्ट excellent like it is always, clean collections, soft hands, nice easy catching, brilliant catching, great stumpings, तो फिर आप ये सोच सकते हैं कि he had a bad day। लेकिन कल भी ये खुदा ना खास्ता कंटिन्यू किया तो that could be something else। But generally comparing the glove work, everyone knows के superior glove work है रिजवान का, लेकिन when you compare batting तो फिर इस वक्त current form पे सरफराज हैज मेनी शॉट्स टू प्ले, इनिंग्स को चला के रखते हैं, डॉट बॉल्स कम खेलते हैं, स्वीप खेलते हैं, नीचे आके स्पिनर्स को खेलते हैं, तो बिजी प्लेयर हैं, तो वो 50-50 है दोनों का। अगर हो सके तो आप सरफराज की बात क्या, हाँ मैं यही जानना चाह रहा हूँ, आप लिमिटेड ओवर्स में भी यानी कम से कम चलें, T20 तो नहीं लेकिन ODI में भी आप कहती हैं दैट सरफराज कैन बी इन द टीम? Absolutely, I think he can be because like I just said कि इंडिया में है वर्ल्ड कप, वो इज अ बिजी प्लेयर, ये पिचों पे वो ज्यादा बेहतर खेलते हैं, नीचे आके खेलते हैं, स्वीप खेलते हैं, जिस तरह वो खड़े होते हैं वो बड़ा नीचे, उनको डील करने में ऐसी पिचेस को लोअर ट्रेजेक्टरी से आसानी होती है, बिकॉज जब क्राउच होके खड़े होते हैं तो ये आसान हो जाती है इन विकेटों पे, टर्निंग ट्रैक्स पे, तो ये ही कुड बी अ वेरी गुड चॉइस, और आप दोनों को भी लेके जा सकते हैं, एंड यू कैन डिसाइड कि भाई एक मिडिल ऑर्डर में खेले, एक कीप कर ले, बट डेफिनेटली एज अ बैट्समैन ही इज अ बेटर चॉइस। डेफिनेटली। चलें जी, ग्रेट। लीना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से तो चलें बात हो गई, हमने स्क्वाड का भी जिक्र कर लिया,
बाय द वे, फ्यू वर्ड्स ऑन शाहिद आफरीदी's परफॉर्मेंस सो फार. बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं लाला, और चाहे वो टीम सिलेक्शन हो, ग्राउंड के विजिट हो, पिच की तैयारी हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो नजम सेठी साहब के 2IC वाला रोल जो है वो अदा कर रहे हैं. सो व्हाट्स योर टेक अबाउट लाला's परफॉर्मेंस टिल नाउ? Well, right now he's too early to say. बहुत जल्दी है, लेकिन अभी तक जो नजर आया, जैसे आपने कहा, इंटरैक्टिव हैं, काफी अपना पूरा टाइम डाल रहे हैं उसमें, इंटरेस्ट बहुत ले रहे हैं. बट लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट 3-4-6 महीने में क्या कॉन्स्पायर करता है, बिकॉज आपको तो पता है हमारा ये सिस्टम सारा इतना पॉलिटिसाइज है जितना होना ही नहीं चाहिए. तो जैसे ये चेयरमैन चेंज हो जाते हैं. जब नजम सेठी ने अच्छा काम करना शुरू किया तो पहले उनको साइडलाइन कर दिया. अब जब रमीज आए, वो अपना विजन इम्प्लीमेंट करना चाहते थे तो उनको साइडलाइन कर दिया. अब अगर दोबारा हुकूमत आएगी तो फिर इनको साइडलाइन कर देंगे. तो मेरा ये मेन पॉइंट है कि चाहे जो भी क्रिकेट बोर्ड हो, उसको अपना विजन जो है वो फुली, जो 3-4 साल का एक विजन बनाता है एक आदमी, चाहे नजम सेठी साहब हो या रमीज हो, तो उसको वो अलाउ करना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द गवर्नमेंट चेंज, कि वो अपना पूरा एक टेन्योर पूरा करे और 3-4 साल बाद एक इलेक्शन हो जिसके तहत चेयरमैन बदला जाए. और इस तरह मिडिल ऑफ हिज टेन्योर किसी को भी नहीं निकालना चाहिए. मुझे बहुत अफसोस हुआ था जब नजम सेठी साहब को भी निकाला था पहली दफा इस तरह, और वो अपना उस वक्त उन्होंने अच्छा काम करना शुरू किया था, PSL कराया, बाकी भी अच्छा काम किया. और अब मुझे उतना ही अफसोस हुआ रमीज राजा के लिए, क्योंकि वो भी कुछ अच्छे काम कर रहे थे, नजम सेठी भी अपने उस वक्त कुछ अच्छे काम कर रहे थे. तो किसी को इस तरह बीच से मझदार में से अलग कर देना जो है वो हमारे क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है. और ये बहुत जरूरी है कि इस पोस्ट को डीपोलिटिसाइज किया जाए, ठीक है, ताकि जो भी आए वो अपना 3-4 साल अपना जो है टेन्योर पूरा कर सके, और अपनी तरह से, चाहे नजम सेठी साहब हो चाहे रमीज हो, वो अपनी तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं. हाँ, टाइम लगता है चीजों में, ये मेरा पॉइंट है. बिल्कुल नहीं, कंसिस्टेंसी के बगैर ना कोई मुल्क चल सकता है. लॉन्ग टर्म पॉलिसी, लॉन्ग टर्म प्लान के बगैर क्रिकेट बोर्ड तो बहुत दूर की बात है. बट डोंट यू थिंक लीना दिस वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी? लाइक हमें ऐसा लग रहा था, जैसे कि जैसी पिछली गवर्नमेंट चेंज हुई थी अप्रैल में, जब नई गवर्नमेंट आई थी, हमें ऐसा लग रहा था कि इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ डेज दैट रमीज राजा जाते हैं. लेकिन रमीज राजा सर्वाइव फॉर अराउंड ऑलमोस्ट 9 to 10 months, और उनको हटाने के लिए पूरे के पूरे आइन को ख़त्म करना पड़ा था और पुराने आइन को लाना पड़ा था. दिस वुड हैव बीन अ गुड अपॉर्चुनिटी. ये गवर्नमेंट एक अच्छा एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सकती थी. सी, रमीज राजा के साथ मुझे भी मसले हो सकते हैं, किसी और को प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. उनका एटीट्यूड वाज समथिंग के जो कि काफ़ी सारे लोग, ही डिड नॉट मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ड्यूरिंग हिज टाइम. उनकी कुछ बड़ी वेवर्ड सी स्टेटमेंट्स आया करती थी एंड ऑल, कुछ एक एलिमेंट ऑफ एरोगेंस भी नज़र आता था. वो सब अपनी जगह, लेकिन ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वी आर फाइनली गोइंग टू बेल द कैट, कि अब जो है वो हम किसी को चेंज नहीं करेंगे, इसको अपना टर्म पूरा करो, उसके बाद हम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में देख लेंगे. तो आई थिंक इट वाज एन अपॉर्चुनिटी मिस, बिकॉज एक चीज़ बड़ी सर्टन है लीना, if there are fresh elections in Pakistan and for argument's sake, अगर एक नई गवर्नमेंट आती है तो वो ज़ाहिर है अपनी फिर PCB में यही शुरू होगा, यही धक्कम पील शुरू हो जाएगी. Mickey Arthur is a good example. He understands Pakistan's culture and he understands Pakistan team, which is why he asked for a massive bond, कि मुझे अगर तुमने, क्योंकि मैं डर्बी छोड़ के आऊँगा तो फिर मुझे पता है कि तुम जाओगे तो ये भी हो जाएगा. इसका नुकसान ही हो रहा है लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को. जी देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की. मैं यही बात करी कि डीपोलिटिसाइज करना चाहिए इस पोस्ट को. और रमीज राजा के बारे में मैं यही कमेंट कर सकती हूँ, मेरे दोस्त भी हैं वो, मैं ये कमेंट कर सकती हूँ कि वो टॉप नॉच इंसान है. उनके दिल में वो 100% पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी चाहते थे. वो पिचेस भी बेहतर करना चाहते थे. बेशक शायद मैं उनसे इख्तलाफ करती हूँ उस मामले में कि पिचेस नहीं सही हुई, या जिस तरह हो सकता है मेरा उनके ख्यालात पिचेस के बारे में अलग हों, लेकिन मुझे ये पता है कि वो सही करना चाहते थे. मुझे पता है कि वो बच्चों की जो PJL उन्होंने की उसमें भी चाहते थे. ओवरऑल वो हर तरह पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी चाहते थे. बाकी ये है कि देखें, आप बाकी उनसे भी कुछ गलतियां हुई, और देखें वो इस किस्म के इंसान है, आला पाए के इंसान है, मुझे ये पता है. मेरे दोस्त हैं, मुझे पता है, मैं पर्सनली जानती हूँ उनको, कि वो अपनी गलतियों पे रिफ्लेक्ट करेंगे ज़रूर और उनको समझ आ गई होगी. लेकिन उनके दौर में भी इतने कम अरसे में भी बहुत अच्छी बातें हुई थी. बड़ी बड़ी टीम्स पाकिस्तान आ रही थी, PJL हो रहा था, डोमेस्टिक क्रिकेट पे वो बड़ा ध्यान दे रहे थे, हर चीज़ पे वो अपनी तरफ से 100% कमिटेड थे. तो मुझे यही होता है कि जब
नजम सेठी साहब को भी निकाला था उस वक्त, तो वो भी उस वक्त ही वाज ऑन टॉप ऑफ थिंग्स और उनको निकाल दिया, उनका विजन पूरा नहीं हुआ। और रमीज बेचारे का तो बिल्कुल ही नहीं हुआ, बिकॉज वो तो 9-10 महीने में उसको निकाल दिया। तो 100% ये जो है 9-10 महीने वाले मामलात या गवर्नमेंट चेंज या प्राइम मिनिस्टर चेंज, ये चीजें बंद होनी चाहिए। इसका क्रिकेट का पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, और एक चेयरमैन जो आया है उसको अपना काम करना देना चाहिए 4 साल या जो भी उसका टेन्योर है, क्योंकि चाहे नजम सेठी हो, चाहे रमीज राजा हो, चाहे एहसान मानी हो, सब लोग अंदर से क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, बेहतरी चाहते हैं। तो जब आप किसी को बीच से ही निकाल के फेंक देते हैं तो उसका विजन ही कंप्लीट नहीं होता, और गलतियां सबसे होती हैं। आज मैं भी अगर मुझे भी आज चेयरमैन बना देंगे तो मैं भी हो सकता है 10 गलतियां करूं, लेकिन 10 अच्छे काम भी करूंगी। लेकिन अगर आप मुझे 6 महीने में निकाल के फेंक देंगे तो आगे जो मेरे अच्छे प्लान होंगे, जैसे रमीज के थे प्लान्स, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकेंगे। सो बिल्कुल आपने सही कहा कि डीपोलिटिसाइज होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर से, गवर्नमेंट चेंज से ना नजम सेठी का ताल्लुक होना चाहिए ना रमीज राजा का। वो अपना काम चुपचाप उनको करना देना चाहिए, और एक बिल्कुल अलग बॉडी होनी चाहिए पीसीबी, व्हिच शुड हैव नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट। एब्सोल्युटली। और लीना, अब जहाँ पे आप ज़हर रमीज़ की कुछ मिस्टेक्स वगैरह की बात करती हैं, यू रियली थिंक कि बाबर को बहुत पावरफुल कप्तान बना देना वाज अ मिस्टेक, या आप समझती हैं कि ये सही डायरेक्शन थी जो कि फॉलो की गई थी? फ्यू वर्ड्स ऑन दैट। देखिए, मेरे सिर्फ 2 ही इख्तिलाफ हैं रमीज से। जैसे मैंने पहले कहा, मेरी नज़र में बड़े भाई की तरह टॉप नॉच इंसान है, लेकिन जो बाबर वाली जो उन्होंने उसको एम्पावर किया, उसमें भी उनकी नीयत बड़ी अच्छी थी, लेकिन उन्होंने वेस्ट को फॉलो कर लिया उसमें। अब देखें, वेस्ट के लोग जो होते हैं पढ़े लिखे होते हैं, बच्चा 18 साल की उम्र में बाहर जाता है, इंडिपेंडेंट डिसीजंस करता है, उसकी एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हो गई होती है। बाबर की वो सारा कुछ डेवलप नहीं हुआ हुआ। तो अब बेहतर होता कि रमीज उसको खुद भी साथ साथ गाइड करते, बिकॉज ही इज अ सीजन्ड ब्रॉडकास्टर, फॉर्मर कैप्टन एक्सेट्रा। तो अगर वो ऐसा करते तो बहुत बेहतर होता। पाकिस्तान में किसी कैप्टन को 100% एम्पावर करने में मैं बिलीव नहीं करती। और दूसरी पिचेस की जो मेरी उनसे इख्तिलाफ थी कि यहाँ पर हम अगर पिंडी के पिच है जैसे, तो पिंडी की पिच को अगर पिंडी की पिच ही छोड़ दिया जाए, जिसमें हल्का फुल्का सीम होता है, जिसमें 33 एवरेज होती है डोमेस्टिक में और फिर इंटरनेशनल में 80 बन जाती है, तो वो ना किया जाए। तो हल्की फुल्की ग्रास छोड़ दी जाए, मॉइस्चर छोड़ा जाए, बहुत ज्यादा टिंकर ना किया जाए, तो वो भी ठीक है। उनका आइडिया अपना ठीक था कि वो ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं, मैं उससे इतना नहीं इत्तेफाक करती, और शुरू में करती भी थी। जब उन्होंने मेरे से एक दफा ये आइडिया डिस्कस किया तो मैं बड़ी खुशी, लेकिन विद टाइम आई रियलाइज कि शायद पाकिस्तान में ड्रॉप इन पिचेस और ये सब जो ऑस्ट्रेलियन टाइप पिचेस हैं वो नहीं चलेंगी। बेहतर तो हमारे लिए होता कि हम ड्यूक बॉक्स बॉल से खेलें, हम थोड़ी बहुत ग्रास छोड़ें, इंग्लैंड की तरह पिचेस बनाने की कोशिश करें और ड्यूक बॉल से खेलें। सो ये 2 इख्तिलाफ थे मेरे रमीज से। बाकी मेरे ख्याल में वो ही इज एन एक्सेप्शनल मैन, एंड एट हार्ट उनका बिल्कुल पाकिस्तान के लिए वो अच्छा ही चाहते थे, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नहीं करने दिया कि 5-4 साल बाद हम देखते कि क्या किया उन्होंने क्रिकेट के साथ। मुझे यकीन है अच्छा ही होता। इसी तरह नजम सेठी के साथ भी पहले यही हुआ। तो ना मैं उस हक में थी कि उनको निकाला जाए, और इस हक में भी बिल्कुल नहीं थी कि रमीज को निकाला जाए। मैं इस हक में हूँ कि आपको अपनी मुद्दत पूरी करने दिया जाए। बिल्कुल। और इख्तिलाफ हमारे जरूर होते हैं, अपने बच्चे से भी हो सकते हैं, अपने बाप से भी हो सकते हैं, अपने रमीज मेरे भाई की तरह उनसे भी हो सकते हैं, लेकिन मोर और लेस आई थिंक इट वाज अ ग्रेट मूव टू ब्रिंग हिम इन, बट टू फायर हिम लाइक दिस, सैक हिम लाइक दिस इज डेफिनेटली नॉट अ ग्रेट मूव। और अब ये गंदी जो एक रिवायत है, बुरी रिवायत है, 6 महीने में, साल में चेयरमैन को सैक कर देना, इसको खत्म करना चाहिए, डीपोलिटिसाइज करना चाहिए। जो बड़ी गलती होती है कि जो जाने वाला होता है उसको हर चीज़ का ब्लेम कर देना कि बस इसने तो तबाही फेर दी। और 3-4 ये 1.5 साल में मुझे पाकिस्तान जूनियर लीग के हवाले से ख़ास तौर से बड़ा इख्तिलाफ है, जो इसको कहा जा रहा है जी पहले साल में इतने करोड़ का नुकसान हो गया। तो ज़रा कोई ये भी बता दे कि पीएसएल का पहले साल में ज़रा इनकम स्टेटमेंट शेयर कर दो। वो दुनिया की कौन सी लीग है यार, दुनिया का वो कौन सा बिजनेस है सिवाय कोई ऑनलाइन अमेज़ॉन पे चीज़ें बेच रहे हो जो आप पहले साल से पैसे बनाना शुरू कर देंगे, अदरवाइज दिस हैपन। तो अक्सर हम जो है ना ओवरबोर्ड चले जाते हैं लोगों को जो है वो गलत कहने के हवाले से। तो कहीं ना कहीं लीना, मुख्तसरन लीना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड, कल फाइनल मैच होने वाला है। वी ऑलवेज स्ट्रगल इन अ डिसाइडिंग गेम, कुछ साइकोलॉजिकल मेंटल इशू है, क्या नजर आ रहा है कल?
हाँ, देखिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान को हाल में पिछले कुछ सालों में ये प्रॉब्लम रही है टू क्लोज आउट सीरीज। इंग्लैंड के साथ भी हम T20 सीरीज नहीं क्लोज आउट कर सके, हम लीड कर रहे थे वो सीरीज। Yeah. मुझे शक है कि कल भी हम क्लोज आउट नहीं कर सकेंगे। Oh. आई सिंसियरली होप आई एम रॉन्ग, आई सिंसियरली I hope so too. और मैं मिठाई बांटूंगी अगर मैं गलत हुई, मतलब ठीक है। लेकिन मुझे शक है कि न्यूजीलैंड कल Yeah. सीरीज ले जाएगा और मुझे बड़ा अफसोस होगा। लेकिन अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छे डिसीजंस करे और मैच जीत जाए तो मेरे से ज्यादा खुशी किसी को नहीं। चलो जी, जबरदस्त। और हमारा एड्रेस तो आपके पास हो गई, मिठाई हम भी यहाँ रिसीव कर लेंगे। इरफान के साथ आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच लीना, थैंक यू एज ऑलवेज। बड़ा अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन, आज डिटेल रहा। आप सो काइंड ऑफ यू। सो दैट वाज लीना अजीज, क्रिकेट एनालिस्ट, और उनके साथ हमेशा एज आई से बड़ा अच्छा मजेदार फ्रेंडली डिस्कशन होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग गेम सेट मैच। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में कल एक बार फिर से हाजिर होंगे, द लास्ट शो ऑफ द वीक, जिस वक्त आखिरी ODI मैच भी कुछ ना कुछ अपनी शक्ल निकाल चुका होगा। सो विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। तो इंशाल्लाह कल शाम होती है आपसे एक बार फिर मुलाकात। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज।